नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी बड़े शतरंज के खिलाड़ी हो चुके हैं? और क्या राहुल गांधी ने अपनी ढाई आखर की चाल से, जो ढाई घर की चाल होती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती दे दी है? और क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव को धराशाही कर दिया है और उस साजिश को धराशाही कर दिया है जो उन्होंने रची थी? और क्या सचमुच अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार, नेहरू परिवार का गढ़ रही हैं और जो है उनके लिए सदैव खड़ी रही हैं? और क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ गया है? जी हां, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से, इसी पर आपसे बात करूंगा। राहुल गांधी ने जो रायबरेली से लड़ने का फैसला किया है, उस फैसले में मुझे कहीं कोई गलती नजर नहीं आती है। यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से देखें और भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन फैसला लिया है। क्यों लिया है, क्या है, इसी पर आपसे बात करूंगा। आप बड़े दिनों से देख रहे थे, स्मृति ईरानी हो, नरेंद्र मोदी हो या उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम सारे सिपहसालार और तमाम सारे लोग बार बार यही चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट क्यों छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप ये चाहते? राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उसे सांसद होना चाहिए इस देश के सदन का सदस्य बनने के लिए या कोई पद लेने के लिए। वो राहुल गांधी ऑलरेडी है। अब लोग कहते हैं कि वो अपना रण छोड़ रहे हैं, तो अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा की सीट क्यों छोड़ दी? क्या वो रण छोड़ना नहीं था? और नरेंद्र मोदी यदि इतने ही दमदार थे, चाहे 2014 में हो चाहे 2019 में हो, तो वो क्यों नहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े? तमाम सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ वो भी लोग बातें करते हैं जो कांग्रेस और लोकतंत्र के, राहुल गांधी के वेलविशर हैं, वो भी इसी मूर्खता में फंस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाल फेंकने में बहुत माहिर है और ये आज नहीं, ये पुराना इतिहास है। वो लगातार, क्योंकि ये संघ का इतिहास, लगातार साजिशें रचती है और उन्हीं साजिशों का हिस्सा है। और जो लोग यह कहते हैं कि अमेठी या रायबरेली बहुत सुरक्षित सीट है, तो मुझे लगता है उन्हें इस सीट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। यदि जानकारी होती तो शायद वो ऐसी बात ही नहीं करते। बहरहाल, अब चूंकि बात हो रही है इस सीट की, तो हम इसी सीट पे ही बात करें। इस सीट की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थितियां हो या कोई और, ऐसे में आप ये समझिए, राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना कई सारे संकेत देता है, कई बड़ी रणनीति को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि वह रण छोड़ नहीं है। ये गलतफहमी का शिकार मत होइए। नरेंद्र मोदी बार बार जो नैरेटिव बना रहे थे, केरला पहुंचकर भी बोल रहे थे, और याद करिए वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन वाली जगह पे वहां के प्रत्याशी का नामांकन कराने अमेठी की मौजूदा सांसद और नरेंद्र मोदी की सबसे प्यारी मंत्री भी गई थी, जिनका नाम स्मृति ईरानी। वो
किसकी रानी है, क्या है, मैं कुछ नहीं बात करता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि ये पूरा खेल समझिए। वहां जब राहुल गांधी लड़ रहे थे तो वहां पर वामपंथी दल कह रहे थे राहुल गांधी यहां क्यों लड़ रहे हैं, वो रायबरेली अमेठी से क्यों नहीं लड़ते हैं। खेल को समझिएगा, ये आज डिकोड करने का वक्त है। जो मूर्खता में राहुल गांधी के लिए कुछ भी शब्द कह रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने कितनी बड़ी चाल चली। तो राहुल गांधी वहां पर लड़ने गए तो एनी राजा को, जो वामपंथियों की बहुत बड़ी नेता है, उन महिला नेता को उनके सामने लड़ाया जाता है। मतलब वामपंथियों को भी कोई पुरुष नहीं मिलता है। क्यों? भाजपा भी उनके खिलाफ किसे लड़ाती है? महिला नेता। देखिए दोनों जगह क्यों लड़ाती है। और आपने देखा है कि केरल में वामपंथी भाजपा से गले लगते मिलते हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि इस खेल को भी समझिए। तो वो उस महिला नेता को खड़ा करते हैं और कहते हैं क्यों नहीं इसको वो छोड़ देते हैं। वजह क्या है? वहां से तो राहुल गांधी 6.5 लाख वोटों से जीते थे, 6.5 लाख वोटों से जीते थे, तो क्यों छोड़ दें? वहां के लोगों ने प्यार दिया है, उन्होंने उनके साथ जोड़ा है, तो क्यों छोड़ दें? बहरहाल भाजपा भी यही कह रही थी, वो भी कह। नरेंद्र मोदी ने केरल में सभा की, उसमें कहा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के आ गए हैं, अब वो कहीं और जाएंगे। तो साहब उत्तर प्रदेश छोड़ आए हैं कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश ही आऊंगा और बिल्कुल आऊंगा। उन्होंने कहा था वायनाड के बाद के चुनाव के बाद में वो कोई और जगह ढूंढेंगे। और जगह नहीं गए, वहीं आए, रायबरेली। क्यों रायबरेली आए? क्योंकि उनकी मां वहां अब नहीं है, तो वहां आए। अब वहां क्यों आए, उस रणनीति को, मतलब को समझिए। राहुल गांधी किससे लड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, तो उन्हें दिखना चाहिए वो भाजपा से लड़ रहे। वायनाड में वो वामपंथियों से लड़ रहे थे, वहां भाजपा फर्जी का गुब्बारा फुला रही थी, वहां पर कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री भी गुब्बारा फुला है, उनकी गुब्बारा मंत्री जो स्मृति ईरानी है वो भी अपना हवा छोड़ती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने और उनकी बहन ने वहां का कमान संभाली, वहां के लोगों ने अथाह प्यार दिया, नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। तो राहुल गांधी ने वहां क्या किया है, लोग कैसे पसंद करते हैं, खुद सामने आएगा। तो अब राहुल गांधी अमेठी आए कि रायबरेली आए, ये उनका फैसला था। उन्होंने बहुत सोचा क्यों अमेठी आना चाहिए, क्यों रायबरेली आना चाहिए, और इसके बाद में फाइनली आया कि रायबरेली आना चाहिए। क्यों रायबरेली आना चाहिए ये जान लीजिए। क्योंकि रायबरेली सीट पहले प्रतापगढ़ और रायबरेली सीट होती थी 1951 के चुनाव में, जब देश का पहला चुनाव हुआ था। तब उनके जो है पिता, उनके दादाजी वहां से चुनाव लड़े थे और वो वहां से सांसद रहे, वहां से जीते 1951 में और 1957 में। 1957 में रायबरेली अलग सीट हो गई, वो अलग सीट हो गई। तो रायबरेली सीट से वो लड़े, जीते, सांसद रहे। 1960 में उनका निधन हो गया। सबने कहा कि इंदिरा गांधी को लड़ा दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, मैं विरासत देने पे यकीन नहीं रखता हूं। और उन्होंने इंदिरा गांधी को कोई पद नहीं दिया, कोई चुनाव नहीं लड़ाया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया तो तमाम लोगों की मांग उठी कि इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया, लाल बहादुर शास्त्री पीएम ना बने, इसके लिए मोरारजी देसाई ने पूरा जोर लगाया।
लेकिन इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़ी हुई और वो प्रधानमंत्री बने। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं, आपको हमारा मंत्री बनना पड़ेगा, तब हम प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी उनके सरकार में पहली बार मंत्री बनी और राज्यसभा की सदस्य बनी। अब आप समझिए, वो राज्यसभा की सदस्य थी, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें और चुनाव लड़ने की। जब निधन हुआ लाल बहादुर शास्त्री का, तो इंदिरा गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया और फिर उनसे मोरारजी देसाई भिड़े, तो चुनाव हुआ, सांसदों ने वोट डाले और इंदिरा गांधी 167 वोटों से जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। कांग्रेस पार्टी टूट गई और बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं हारी। 1967 का चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी, जीती। फिर 1971 का चुनाव हुआ, लड़ी और जीती। अब यहां महत्वपूर्ण है कि श्रीमती गांधी के खिलाफ लड़ने वाले लोग कौन होते थे और कैसे लड़ते थे, क्या क्या करते थे, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि साजिशों का दौर सदैव से होता रहा है। तो आप यह जान लीजिए कि किस तरीके से साजिशें रची गई, क्या क्या किया गया, यह आपके सामने आना चाहिए। मैं इसी को ही लेकर आपसे को बताता हूं कि कैसे कैसे साजिश रची गई, क्या हुआ। और उसका उदाहरण यह मौजूद है कि जब फिरोज गांधी लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? जनसंघ के लोग। जब इंदिरा गांधी आई तब कौन लड़ रहा था? जनसंघ के लोग। फिर लोकदल, और वो लोकदल किसके साथ खड़ा था? जनसंघ के साथ में, आरएसएस के साथ। आज भी जयंत चौधरी किसके साथ खड़े हो गए हैं? उसी भाजपा के साथ जो जनसंघ से बनी। और उसके बाद खेल हो रहे, तमाम सारे लोग थे। तो इंदिरा गांधी 71 भी जीती। 71 जीतने के बाद में राजनारायण जी ने उनके जो चुनाव को चुनौती दी कि उन्होंने सरकारी वो तमाम सारी चीजें यूज करी हैं और उस आधार पर चुनाव निरस्त कर दिया गया। चुनाव निरस्त होने के बाद में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उसके बाद 1977 का चुनाव हुआ, तो राजनारायण जी उनसे 50,000 वोटों से जीत गए। सोचे। और उसके बाद में फिर 1980 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी भारी मतों से जीती और संसद पहुंची। लेकिन उस चुनाव में उन्होंने दक्षिण में मेडक सीट जो है आंध्र प्रदेश की, वहां से भी चुनाव लड़ा और वहां से भी जीता। और इसके बाद उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अब आप समझिए। उन्होंने कहा कि रायबरेली ने मेरे साथ धोखा किया है और उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल रायबरेली की जनता ने इसके लिए प्रायश्चित किया और इंदिरा गांधी ने वहां से अपने परिवार के सदस्यों को लड़ाने का फैसला किया। और इसके बाद में श्रीमती गांधी ने जब वहां पर चुनाव लड़ाया, तो आप ये समझिए, तो तब श्रीमती गांधी ने, अब ये सॉरी मैं आंध्र प्रदेश कह रहा था, वो तेलंगाना हो गया है। तब श्रीमती गांधी के इस्तीफे के बाद इस पर उपचुनाव हुए, जिसमें नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाले अरुण नेहरू को टिकट दिया गया। अरुण नेहरू वहां से सांसद बने। 1984 में फिर चुनाव हुआ और अरुण नेहरू ने वहां से जीत दर्ज की। और इसके बाद में 1989 में वहां से इंदिरा जी की मामी जो थी शीला कौल, वो वहां से जीती। और शीला कौल के बाद में फिर दोबारा शीला कौल 1991 में जीती। और फिर 1996 में शीला कौल के बेटे वहां से चुनाव लड़े, वो हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। फिर 1998 में चुनाव हुआ तो दीपा कौल जो उनकी
बेटी थी शीला कौल की, वो लड़ी, वो भी तीसरे नंबर पर रही, उनकी जमानत जब्त हुई, तो यह स्थिति आई। इसके बाद में 1999 का चुनाव हुआ, और जब 1999 का चुनाव हुआ तब वहां पर 1999 के चुनाव में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये देखें कि 1999 में क्या हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने सतीश शर्मा को लड़ाया, जो गांधी परिवार के समर्पित थे, सतीश शर्मा। और उनका पूरे चुनाव का प्रबंधन किसने किया? किशोरी लाल शर्मा ने, जो अब अमेठी से कैंडिडेट बने। तो सतीश शर्मा वहां से चुनाव लड़े और जीते, और जब सतीश शर्मा ने इस सीट को वापस जीता, तब आप समझिए ये वापस आई। फिर उसके बाद 2004 में यहां से श्रीमती सोनिया गांधी जीती, फिर 2009 में जीती, और फिर 2014 में जीती, और 2019 में जीती। तो यह स्थिति है। तो यह रायबरेली का गणित है। रायबरेली ने इसके लिए प्रायश्चित किया था कि हमने जब गलत किया तो आपने यदि छोड़ी सीट तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यह स्थिति है। अब अमेठी का देख लीजिए। अमेठी सीट रायबरेली सीट से ही टूट के 1967 में बनी थी, जब पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। वो 67 में बनी, तो 67 में और 72 में, उसी 71 के चुनाव में वहां से कांग्रेस पार्टी के विद्याधर वाजपेयी ने चुनाव जीता, और उन्होंने शिकस्त दी जनसंघ को। तो आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुए, तो 1977 में यहां से पहली बार गांधी परिवार के संजय गांधी चुनाव लड़े, और उनकी जमानत जब्त हो गई 1977। फिर 1980 में वो चुनाव लड़े, और 1980 में वो 1.25 लाख वोटों से जीते। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। वहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मेनका गांधी चाहती थी कि उन्हें लड़ाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा आपकी उम्र नहीं है, तो उन्होंने कहा कानून बदल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये गलत नहीं करेंगे, और उन्होंने राजीव गांधी को वहां से चुनाव लड़ा। राजीव गांधी वहां से सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद में फिर 1984 का चुनाव आया। श्रीमती गांधी इस दुनिया से जा चुकी थी, और राजीव गांधी वहां से प्रधानमंत्री के तौर पे भी थे, सांसद बने। और उसके बाद में तब वो 3,65,000 वोटों से जीते। और इसके बाद में 84 के बाद में, और तब राजीव गांधी जब वहां से जीते, तो आप समझिए उन्होंने किसको हराया। उनके खिलाफ जनसंघ ने, भाजपा ने, आरएसएस ने मदद करके मेनका गांधी को खड़ा किया था, और मेनका गांधी 50,000 वोट सिर्फ पा सकी थी। तो यह स्थिति थी। फिर 1989 में फिर राजीव गांधी जीते। फिर 1991 का चुनाव हुआ, फिर राजीव गांधी जीते, लेकिन तब तक राजीव गांधी इस दुनिया से जा चुके थे। तो उस कारण से वहां उपचुनाव हुआ, और जब उपचुनाव हुआ तो आप समझिए वहां पर, और इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी जो सबसे बड़ी चीज है। 84 में जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, इन सब ने मदद करके मेनका गांधी को लड़ाया था। 1989 में उनके खिलाफ महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को लड़ाया था। और फिर आप देखिए 1991 में उनके खिलाफ जो है, राजीव गांधी के खिलाफ रविंद्र प्रताप सिंह को आरएसएस ने के थे, बीजेपी के थे, उनको लड़ाया था। और इसके बाद में आप देखिए उनके निधन के बाद में कैप्टन सतीश शर्मा, वही सतीश शर्मा जो रायबरेली गए, वही सतीश शर्मा 96 में लड़े वहां से। तो
91 में वो उपचुनाव में जीते और फिर 96 में वो फिर जीत करके वहां पर सांसद बन के पहुंचे। और फिर इसके बाद में 98 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के ही एक गद्दार जो डॉक्टर संजय सिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था अमिता मोदी, जिसे वो बहन कहते थे, राखी बंधवाते थे, और उसके बाद उसी से शादी कर ली थी और जो भी रिलेशंस वो बड़े चर्चा में रहे थे, गरिमा सिंह को छोड़ दिया था। वो वहां से 98 में चुनाव जीत गए भाजपा की टिकट पे और सतीश शर्मा हार गए। सतीश शर्मा जब हार गए, फिर 99 में श्रीमती सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ी और जीती, पहली बार वहीं से सांसद बनी। उसके बाद में वो रायबरेली आ गई, लीड कर रही थी पार्टी को, रायबरेली आ गई और राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। राहुल गांधी देखिए जब लड़े तो राहुल गांधी के आसपास भी भाजपा नहीं होती थी, तो उन्होंने बसपा को हराया, पहली बार भी बसपा को हराया, बसपा ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया था। दूसरी बार फिर बसपा ने कैंडिडेट खड़ा किया, उसे हराया, आशीष शुक्ला को। और उसके बाद में तीसरी बार 2014 में स्मृति ईरानी आई, उन्हें बुरी तरीके से राहुल गांधी ने हराया, 1.25 लाख वोट से हराया। और फिर उसके बाद 2014 में के बाद 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें 50,000 वोटों से हराया, 55,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं सीटें बड़ी सुरक्षित है, कोई नहीं। यह रणनीति है, इसलिए यह बताने के लिए कि देखिए हम डरते नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, आपको दिखाएंगे और चुनौती को देंगे। और उधर हम दक्षिण छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दक्षिण के दरवाजे ने हर बार साथ दिया है, हर बुरे वक्त में साथ दिया है। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी दक्षिण छोड़ दें, जिससे नैरेटिव बन जाए जो दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है वहां वो हम खत्म कर लें, अपनी नफरत को वहां पनपा लें। लेकिन राहुल गांधी उनके जाल में नहीं फंसते, इसलिए जरूरी था राहुल गांधी का लड़ना, तो वो वहां से लड़े। और आज सतीश शर्मा दुनिया में नहीं है तो केएल शर्मा है, तो केएल शर्मा को वहां से लड़ाया और पूरी कैंपेन की कमान उन्होंने संदेश दे दिया कि प्रियंका गांधी ही संभालेंगी, जो पहले भी संभालती थी। स्वाभाविक सी बात है, इस चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं एक सीट राहुल गांधी को छोड़नी होगी, तो धोखा नहीं होगा गांधी परिवार को, गांधी परिवार ही रहेगा, यह भी संदेश दे दिया है। इससे समझ सकते हैं, इसलिए अब रायबरेली प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को चुनेगी या नहीं चुनेगी यह समझ लीजिए, लेकिन राहुल गांधी के वहां लड़ने से अमेठी पर भी असर पड़ेगा और आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा, और यह बात वहां की जनता आज खुलकर बता रही है। इससे आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने कितना बड़ी शतरंज की बिसात बिछाई है कि भाजपा और मोदी की गुगली हो गई है। यह है सत्य। जय हिंद।